2015 में माजिद हसन अशूब, जो न्यू दिल्ली में सऊदी अरेबियन एम्बेसी में फर्स्ट सेक्रेटरी थे, उन पे एलिगेशन लगा कि उन्होंने 2 नेपाली वुमेन को 3 महीने तक कैप्टिव रखा और उनका रिपीटेडली रेप किया। अब पुलिस ने उन 2 नेपाली वुमेन को तो रेस्क्यू कर लिया एक घर से, मगर सऊदी अरेबियन डिप्लोमेट का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कारण था डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। वो एक दूसरे देश के रिप्रेजेंटेटिव थे इंडिया में, नोन एज एम्बेसडर या फिर राजदूत। देवयानी खोबरागड़े से लेकर जूलियन असैंज, ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं जिनमें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के कारण कंट्रीज के लिए काफी डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाती है, जिसके कारण कई सारी वॉर्स भी हो सकती हैं। तो क्या होती है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, कैसे काम करती है, क्यों नेशंस इसे देते हैं, कैसे एम्बेसीज काम करती हैं, क्या फंक्शंस हैं उनके, और कैसे मिसयूज होता है इन पावर्स का, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में हाउ एम्बेसीज वर्क। मैं हूं गौरव, आप देख रहे हैं द क्यूरियस कोबरा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे बढ़ने से पहले, और कहानी शुरू करते हैं। एम्बेसडर्स यानी राजदूत का कॉन्सेप्ट इंडिया के लिए तो बहुत पुराना है। रावण की सभा में अंगद भगवान राम के राजदूत बनकर आए थे शांति का प्रस्ताव लेकर, और भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास आए थे पांडवों का प्रस्ताव लेकर 5 गांव मांगने के लिए और युद्ध को टालने के लिए। उनको भी हम डिप्लोमैट्स या फिर एम्बेसडर समझ सकते हैं। मगर इन दोनों ही इंसिडेंट्स में रावण और दुर्योधन ने उनको कैप्चर करने का प्रयास किया, उनको इंसल्ट किया, जो कि हिस्ट्री में रॉन्ग माना जाता है। क्यों रॉन्ग माना जाता है? क्योंकि ये अपने राजा के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उस सभा में, और उनकी इंसल्ट करने का मतलब है उस राजा की इंसल्ट। डिप्लोमैट्स हमेशा ही एक तरह की इम्यूनिटी से प्रोटेक्टेड रहने चाहिए, और उनको किसी भी तरह का हार्म पहुंचाना एक तरह से एथिकली रॉन्ग है। अब ये कॉन्सेप्ट इंडियंस को तो काफी पहले से पता है, मगर पूरे वर्ल्ड ने ये कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किया था 1961 के वियना कन्वेंशन में। 193 नेशंस ने एक ट्रीटी साइन की थी, जो किसी दूसरी कंट्री में एम्बेसी एस्टेब्लिश करने और डिप्लोमेटिक रिलेशन को किस तरह से गवर्न करेंगे उसके रूल्स को एस्टेब्लिश करती है। और इस ट्रीटी की सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे बड़ी पावर है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। यानी अगर किसी एक नेशन का राजदूत या एम्बेसडर दूसरे नेशन में है, तो वो एक तरह की इम्यूनिटी से प्रोटेक्टेड होता है, जिसके कारण उसका वो नेशन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब लोगों में ये मिसकॉन्सेप्शन होता है कि जो एम्बेसी की बिल्डिंग है किसी नेशन में, वहां पर उस नेशन के रूल अप्लाई नहीं होते। रूल बिल्कुल अप्लाई होते हैं। वो लैंड भी उसी कंट्री की है, वो ऐसा नहीं है कि वो दूसरा देश माना जाता है। मगर प्रॉब्लम यह है कि बिना एम्बेसडर की परमिशन के पुलिस उस प्रेमिसेस में एंटर नहीं कर सकती, डिप्लोमैट को अरेस्ट नहीं कर सकती। इनफैक्ट अगर डिप्लोमैट एम्बेसी में नहीं, अपने घर पे हो, कार में हो, सड़क पे हो, तो भी उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक डिप्लोमैटिक बबल के अंदर सराउंडेड होता है। डिप्लोमैट को अरेस्ट करना दूसरे नेशन की पावर्स में नहीं आता है। अब इसके अपोजिट, अगर कोई एम्बेसडर परमिशन दे देता है पुलिस को अंदर आने के लिए, तो पुलिस बिल्कुल एम्बेसडर को छोड़ के बाकी लोगों को अरेस्ट कर सकती है, जिसके भी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। मगर ऐसा होता बहुत कम है, और पुलिस कभी एम्बेसी के अंदर घुस के किसी को अरेस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि एम्बेसडर्स जनरली परमिशन नहीं देते दूसरे नेशन की पुलिस को अपनी एम्बेसी के अंदर आने के लिए। और अगर फोर्सफुली किसी नेशन की पुलिस एम्बेसी के अंदर घुसने का प्रयास करती है, तो उसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाता है। मगर अगर कोई डिप्लोमेट बहुत ही खतरनाक क्राइम करे, तो ऐसे केस में कंट्रीज के पास क्या ऑप्शन है? वो उन्हें अरेस्ट तो नहीं कर सकती, मगर वो उन्हें वापस जाने के लिए कह सकती है। दे कैन रिवोक देयर राइट्स एंड आस्क देम टू गेट आउट। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था 1984 में। लीबिया पर उस समय गद्दाफी का रूल हुआ करता था। गद्दाफी से लोग काफी परेशान थे, तो यूनाइटेड किंगडम में जो लीबिया की एम्बेसी थी, वहां पर लंदन में लोग आकर प्रोटेस्ट करने लगे। जब प्रोटेस्ट शांत नहीं हुए, तो गद्दाफी के ऑर्डर पर लिबियन एम्बेसी के अंदर से ओपन फायरिंग स्टार्ट कर दी गई और 10 लोगों की जान चली गई। अब यूके के लिए बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई। लंदन के अंदर 10 लोगों को खुलेआम मार रहा है कोई, मगर ना तो पुलिस कुछ कर सकती है, ना गवर्नमेंट कुछ कर सकती है। वो एम्बेसी के अंदर नहीं जा सकते, जिसने गोली चलाई है उसे नहीं पकड़ सकते। अब ऑब्वियस सी बात है कि गोली डायरेक्ट डिप्लोमैट ने या एम्बेसडर ने तो नहीं चलाई है, उसके किसी सिक्योरिटी गार्ड ने चलाई है, जिसको वो आराम से पकड़ सकते हैं, क्योंकि उसके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं है। मगर एम्बेसडर परमिशन ही नहीं दे रहा है अंदर आने की, तो ऐसे केस में यूके ने उनको बोला कि आप अपना सारा स्टाफ लो और हमारे नेशन से दफा हो जाओ। एक दूसरा केस है जूलियन असैंज का, जो विकीलीक्स के फाउंडर हैं। उन्होंने यूएस मिलिट्री से रिलेटेड काफी खुफिया डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन ओपनली पब्लिश कर दिया, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड की पुलिस उनके पीछे लग गई। वो लंदन में रहते थे, और भागने के लिए उन्होंने इक्वेडर की एम्बेसी से कुछ रिक्वेस्ट की और एम्बेसी के अंदर जाके घुस गए। अब यूके की पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि वो एम्बेसी के अंदर चले गए थे। 7 साल तक वो उस एम्बेसी के अंदर रहे, मगर जब लास्ट में इक्वेडर से उनके रिलेशन खराब होने लगे, तो इक्वेडर एम्बेसी ने पुलिस को अंदर इन्वाइट
इनवाइट किया कि आप इस मुसीबत को पकड़ के हमारे यहाँ से ले जाओ। अब जूलियन असांज एक डिप्लोमेट नहीं थे, मगर उन्होंने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी एंजॉय की एम्बेसडर्स की पावर्स के कारण कि एम्बेसी के अंदर पुलिस नहीं आ सकती। तीसरा एग्जाम्पल जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, माजिद हसन अशूर जो सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर थे इंडिया में, उन पर गैंग रेप का आरोप था, 2 नेपाली वुमेन को एब्डक्ट करने का आरोप था, मगर इंडिया उनका कुछ नहीं कर पाई। उनको लास्ट में बोला गया कि आप यहां से चले जाओ। तो आई होप इन 3 एग्जाम्पल से आपको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का मतलब थोड़ा समझ में आया होगा। एक और पावर होती है डिप्लोमेट्स के पास में, जो कि है डिप्लोमेटिक पाउच। ये डिप्लोमेटिक पाउच का मतलब है कि डिप्लोमेट्स कोई भी एक बॉक्स या सील्ड कवर में सामान भेज सकते हैं अपनी कंट्री में, और वो सामान कहीं भी ना तो चेक किया जाएगा, ना उसे एक्सरे स्कैन तक किया जाएगा। कंट्री ये पूछ नहीं सकती कि उसमें क्या है और उन्हें वो डिलीवर करना ही करना है। इवन तब भी जब होस्ट कंट्री को पता हो कि उसमें कुछ इलीगल सामान जा रहा है, तब भी वो उसे ना तो रोक सकते हैं ना चेक कर सकते हैं। इसका मिसयूज हुआ था 1984 में, जब नाइजीरियन एम्बेसी ने एक इंसान को किडनैप करके उसे बॉक्स में बंद करके नाइजीरिया भेजने का ट्राई किया लंदन से। उस पे स्टैंप लगा दिया डिप्लोमेटिक पाउच का, मगर वो रुक गया। क्यों? क्योंकि पेपर वर्क गलत फाइल किया था, इसलिए नहीं क्योंकि उसमें एक आदमी था। मगर क्या होगा अगर होस्ट कंट्रीज डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को ऑनर ना करें और डिप्लोमेट को ही अरेस्ट कर लें, जैसा हुआ था 2013 में देवयानी खोब्रागड़े केस में। इंडियन डिप्लोमेट देवयानी खोब्रागड़े एक केस में फंस गई थी यूएसए में। उन्होंने एक हाउस हेल्प हायर की थी जो इंडिया से आई थी, और उसे वो यूएसए के मिनिमम वेजेस से कम पे कर रही थी। हालांकि उनकी सैलरी काफी अच्छी थी इंडिया के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, मगर यूएसए में काफी हाई स्टैंडर्ड्स हैं सैलरी के। इस कारण वो एक लंबे केस में फंस गई थी और यूएसए की पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, उनको सर्च तक किया गया, उनको कैदियों के साथ में जेल में भी रखा गया। जो बात इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने देवयानी खोब्रागड़े को तुरंत वहां से ट्रांसफर कर दिया और इवेंचुअली उनको इंडिया वापस बुला लिया, और इससे यूएसए इंडिया के रिलेशंस काफी खराब हो गए थे। मगर ये सब बहुत ही एक्सट्रीम केसेस हैं और बहुत कम होते हैं। एम्बेसीज का मेजर रोल होता है 2 कंट्रीज में फ्रेंडशिप बना के रखना। उनका मेन फंक्शन है कि होस्ट कंट्री के अंदर अपने नेशन को रिप्रेजेंट करना, उनके मैसेजेस पहुंचाना, वहां पर जो अपने सिटीजन्स हैं उनकी देखभाल करना, उनकी रक्षा करना, होस्ट कंट्री के लोगों को अपनी कंट्री में आने के लिए वीजा इश्यू करना या फिर स्क्रूटनी करना, अपने कल्चर को प्रमोट करना या फिर सॉफ्ट हेल्प देना, जैसे वहां के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देना पढ़ने के लिए या फिर कोई और हेल्प करना उस कंट्री की। मगर सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है एम्बेसडर का, जो एम्बेसी का हेड होता है। वो एक राजदूत की तरह है जो दूसरी कंट्री के लीडर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक होस्ट कंट्री के अंदर। उनके साथ जैसा सुलूक किया जाएगा, ऐसा समझा जाता है कि उस नेशन के प्रेसिडेंट के साथ वैसा सुलूक किया जा रहा है। अगर एम्बेसडर की इंसल्ट की गई तो वो डायरेक्टली दूसरे नेशन की इंसल्ट है और उससे वॉर्स भी छिड़ सकती हैं। कॉमनली ये सपोज किया जाता है कि एक कंट्री हर दूसरी कंट्री के अंदर एम्बेसी खोले, जिससे पूरे वर्ल्ड के साथ वो कनेक्टेड रह सके। इवन एनिमी नेशंस भी एक दूसरे के नेशन में एम्बेसी खोलते हैं। इंडिया की एम्बेसी पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है, और यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया में भी इंडिया की एम्बेसी। वहाँ की गवर्नमेंट अपने देश में कितना ही खून खराबा, कितना ही नुकसान मचा ले, मगर वो एम्बेसी की एक ईंट भी नहीं हिला सकती है, क्योंकि उसका सीधा मतलब होगा इंडिया के साथ में वॉर। इवन वर्ल्ड के 2 बड़े पावरफुल एनिमीज यूएसए और रशिया की भी आपस में एक दूसरे के नेशंस में एम्बेसी हैं। तब भी जब रशिया यूक्रेन से वॉर कर रहा है और यूएसए रशिया के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, तब भी वहां पर एम्बेसीज पूरी तरह से फंक्शन कर रही हैं, वहां के एम्बेसडर्स अपना काम कर रहे हैं। बाय द वे, आपको पता है यूएसए और रशिया 2 इतने बड़े एनिमीज हैं, इनकी दुश्मनी कैसे स्टार्ट हुई, और इतनी खतरनाक दुश्मनी जिसके कारण वर्ल्ड में 10 से ज्यादा बड़ी वॉर्स लड़ चुके हैं दूसरे नेशन इनकी दुश्मनी के कारण। इस सब्जेक्ट में डिटेल में जानने के लिए आप कोल्ड वॉर पे मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में आपके क्या फीडबैक्स हैं, आपके क्या क्वेश्चंस हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए।